हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ और क्विज सॉल्व कीजिए रोजाना के। इसके अलावा आप मंथली वगैरह के भी देख सकते हैं। ई बुक्स भी आती हैं तो आप ई बुक भी ले सकते हैं। जुलाई मंथ की ई बुक आ गई है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के दिन की करंट अफेयर। लेकिन उसके पहले मैं आपका कल का कराऊंगा रिवीजन, जिससे आप कल वाले क्वेश्चंस भूल ना जाओ। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू करी है। वहीं देखो छोटे बच्चों के लिए ही, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए दोस्तों नाश्ता योजना शुरू करी है तमिलनाडु ने। तो दोनों ही छोटे बच्चों के लिए है, याद रखेंगे आप। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास में भारत भी शामिल हो गया है। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। अगस्त तानो कुआमे ये भारत के लिए विश्व बैंक में कंट्री निदेशक, कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ये चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किए हैं। अभी हाल में एससीओ ने दोस्तों नेपाल को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया है। एससीओ के 9 मेंबर हैं। वानी कपूर को नॉइज का एक्स फिट 2 सीरीज के स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल खेल में भारत से हार गया है और अब भारत ने इसको हरा करके लॉन बॉल्स में पहली बार गोल्ड जीत लिया है। लॉन बॉल्स में दोस्तों भारत की 4 लड़कियों ने एक इतिहास बना दिया है, पहली बार गोल्ड जीत करके। गोवा राज्य सरकार ने अपनी प्रक्रियाओं को, खास करके पुलिसिंग प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क फाइवायर के साथ समझौता किया है। अभी हाल में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है। इसका आयोजन दोस्तों आजादी के 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए किया गया है। वीके पॉल की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। अब ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीवीसी कौन नियुक्त की? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों सुरेश एन पटेल। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सुरेश एन पटेल स्वॉर्न इन ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। ये जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे और अब परमानेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। आईएएस अधिकारी हैं संजय कोठारी जी की जगह पर इन्होंने लिया है स्थान। ठीक है, तो 24 जून 2021 को सीवीसी के रूप में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अब उनकी जगह पर ये नियुक्त हो गए हैं सीवीसी। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है। अब हम लोग रिवाइज करेंगे उन कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, अपॉइंटमेंट्स की, जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं। सत्येंद्र प्रकाश को दोस्तों पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा बनाए गए हैं। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। पेटीएम गेटवे बेच के सीईओ नकुल जैन बन गए हैं। एफआईएच ने सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बन गए हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी राजर्षि गुप्ता बन गए हैं और बजराम बेगज अल्बानिया के 9वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर विनीत सरन बन गए हैं। अगला, कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों टॉप पर है आंध्र प्रदेश। कृषि अवसंरचना के मामले में कोष का जो फंड का जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ने किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आंध्र प्रदेश टॉप्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आता है उसको सबसे ज्यादा यूज किया है, यूटिलाइज किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है, तो अभी हाल में केंद्रीय मंत्री जो कि करंट टाइम पे यूनियन एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने एक अवार्ड प्रेजेंट करते हुए अनाउंस किया है इसको। तो अभी देखिए जो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार है ये किसानों के राजस्व को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा हुआ है और इसी के तहत ये कर रही है फंड का यूज लगातार। ठीक है, तो कृषि अवसंरचनाओं कोष के उपयोग में ये शीर्ष पर है आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अगला देखते हैं।
हाल ही में रंजीत रथ को किस कंपनी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ ये दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के बना दिए गए हैं नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रंजीत रथ अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 25 साल से ज्यादा इस क्षेत्र में इनको एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, जियो साइंस के क्षेत्र में। तो इनको नियुक्त किया गया है, ये बहुत ही फेमस जियो साइंटिस्ट हैं। ओके, तो रंजीत रथ होंगे। अच्छा, इससे पहले ये दोस्तों मिनरल्स एक्सप्लोरेशन और कंसल्टेंसी लिमिटेड के सीएमडी हुआ करते थे। अब भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के सीईओ के पद पर भी ये काम कर चुके हैं और अब यहाँ पर ऑयल इंडिया कंपनी के सीएमडी होंगे। किसकी जगह पर आए हैं? सुशील चंद्र मिश्रा जी की जगह पर आए हुए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आज अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं थोड़ा, कोई बात नहीं। भारतीय वायुसेना ने मिग-21 बाइसन विमान को कब तक सेवा विमुक्त करने का फैसला लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि 2024 के बाद से मिग-21 को रिटायर कर दिया जाएगा। मिग-21 इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाता है, फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। अब देखिए कारण ये है ना, ये अभी तक इतनी ज्यादा बार क्रैश हुआ है कि क्या बताएं। 400 से ज्यादा बार ये अभी तक क्रैश कर चुका है, बहुत सारे पायलट्स मारे जा चुके हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें 2 पायलट्स ने दोस्तों अपनी जान गंवा दी थी इसके क्रैश होने के कारण। मिग-21 रसिया से लिया था भारत ने और बहुत ज्यादा क्रैश होता है ये, मतलब मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा क्रैश होने वाला यही है विमान। तो इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली फैसला लिया है कि 2024 तक ये जितने हैं उनको रिटायर कर देगा, ठीक है ना। तो अब इनकी जगह कौन लेगा? LCA तेजस लेगा, ठीक है। LCA तेजस को, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA तेजस, वो इसकी जगह पर ज्यादा यूज किया जाएगा। वो मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से। अच्छा, मिग-21 बहुत वीरता भी दिखा चुका है दोस्तों, बहुत ज्यादा बार यूज भी किया जा चुका है और 1963 में इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले शामिल किया था इसको, ठीक है ना। इसका निर्माण रसिया के द्वारा किया गया था 1955 में। रूस की एक मिकोयान कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया था और 1963 में भारत लिया और तब से भारत में यूज होना शुरू हो गया था। अभी कैप्टन अभिनंदन वर्धमान वाला केस जो हुआ था आपको पता होगा दोस्तों, अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को इन्होंने मार गिराया था। मतलब इतना पुराना टेक्नोलॉजी का अपना वाला विमान है, उससे F-16 जैसे लेटेस्ट विमान को इन्होंने मार गिराया था मिग-21 से, और ये बहुत बड़ी बात थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खतरनाक विमान है, कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी का है, उसके बावजूद भी अभिनंदन वर्धमान ने कितनी वीरता दिखाते हुए F-16 को मार गिराया था। तो फिलहाल मिग-21 रिटायर हो जाएगा, अच्छी ही बात है, सब लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही खतरनाक है, कुल मिलाकर के समझो इतना। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी इसके अध्यक्ष हैं। फॉर्च्यून 500 की सूची में कौन सी कंपनी भारत में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फॉर्च्यून 500 की लिस्ट जारी हुई और इसमें भारत में टॉप पर है दोस्तों LIC, भारतीय कंपनियों में। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा LIC का IPO आया और IPO के जरिए ये लिस्ट हो गई शेयर मार्केट में, और ये लिस्ट होते ही दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बनी, ठीक है ना। जो लिस्ट हुई है, लिस्टेड सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बनी। तो इसको फिलहाल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में अभी इंडिया में टॉप पर रखा गया है। इन ए फर्स्ट LIC ब्रेक इनटू फॉर्च्यून 500 लिस्ट, RIL जंप यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जंप किया है 51 प्लेस का, और SBI जो है ये ओनली बैंक है इसमें शामिल होने वाला। तो ये ET नाउ का आर्टिकल है, आप देख सकते हो, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के बारे में इन्होंने कहा हुआ है। तो अभी देखिए कुल 9 भारतीय कंपनियों ने लिस्ट में स्थान बनाया हुआ है। 5 राज्य के स्वामित्व वाली और 4 निजी क्षेत्र की इसमें कंपनियां हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। LIC जो है इनमें से टॉप पर है। LIC के बारे में बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 1956 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन है MR कुमार। अगला, हाल ही में न्यायाधीश NV रमणा ने नए CGI के पद के लिए किसके नाम की सिफारिश करी है? तो दोस्तों चीफ जस्टिस जो होते हैं ना, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले होते हैं तो रिकमेंडेशन देते हैं नए चीफ जस्टिस यानी अगले चीफ जस्टिस को लेकर के। तो अमूमन तो देखा जाता है जो सबसे सीनियर होता है वही चुन लिया जाता है,
उसी को अमूमन देखा जाता है कि ये सजेस्ट करते हैं सब लोग एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जज वाला जो सिस्टम होता है इसमें एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा मायने रखता है, एज और एक्सपीरियंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब सीजीआई सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस को ना करके किसी दूसरे को रिकमेंड कर देता है। ऐसे केस में हमेशा देखा जाएगा कि सीजीआई किसको रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो सीजीआई ने दोस्तों अभी हाल ही में किसको रिकमेंड किया है? जस्टिस यू ललित को। ये भारत के अब अगले न्यायाधीश बन सकते हैं, 49वें बनेंगे। ठीक है, ये क्या किए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी, ये इनके नाम की सिफारिश की। अब इनका नाम जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जो है अप्रूवल देगा तो ये बन जाएंगे। अब ये 49वें बनेंगे क्योंकि 48वें एनवी रमन्ना है। ओके, एनवी रमन्ना 48वें है। अच्छा, 47वें अगर बात किया जाए तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी थे। 46वें अगर बात किया जाए तो 46वें कौन थे? रंजन गोगोई। 45वें बात किया जाए तो दीपक मिश्रा थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना रिकमेंड्स नेम ऑफ जस्टिस यू ललित एज ए नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ये होंगे। एनवी रमन्ना जी 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और इनके बाद नए सीजीआई भारत को मिलने वाले हैं। सीजीआई याद आया है तो मुझे नाम याद आ गया जस्टिस बीवी नागरत्ना का। जस्टिस बीवी नागरत्ना जी दोस्तों भारत की फर्स्ट महिला ये मुख्य न्यायाधीश होंगी, लेकिन अभी टाइम है, फरवरी 2027 में ये बनेंगी। इंडिया को मिलेगा फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे पहली महिला हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परिवहन मंत्री ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय परिवहन मंत्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 6 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट लॉन्च इन एमपी बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी आपको दिख रहे हैं। तो 6 नेशनल हाईवेज बनेंगे दोस्तों, 2300 करोड़ की लागत से ये तैयार किए जाएंगे। लगभग 119 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश में 14 ऐसे स्थानों पर रोपवे भी बनाने के लिए राज्य सरकार के और एनएचएआई के बीच में एक डील हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनका काम हमेशा ही शानदार रहा करता है, तो 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ इन्होंने कर दिया है मध्य प्रदेश में। आपको इनके बारे में कुछ और बताऊं तो इन्होंने अनाउंस ये भी कर दिया है कि 2024 तक आते आते भारत का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, वो अमेरिका से बेटर हो जाएगा। ये इन्होंने बिग अनाउंसमेंट करी हुई है ऑन द रिकॉर्ड। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक भारत में दोस्तों पेट्रोल और डीजल से मुक्त वाहन जो होंगे वो होंगे, बिकेंगे। ठीक है, यानी कि मतलब पेट्रोल डीजल ना के बराबर यूज किए जाएंगे और एथेनॉल का ज्यादा यूज किया जाएगा और इलेक्ट्रिक कारें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा यूज किया जाएगा। ये इनके द्वारा किए गए कुछ बिग अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग की नेशनल हाईवेज की बात कर रही है। एक्सप्रेसवे मुझे याद आ गया। एक्सप्रेसवे अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर है तो आप बता देंगे उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे है। अभी रिसेंटली 3 एक्सप्रेसवेज दोस्तों, ये अभी मैं आपको पिछला अगर 1 साल दिखाऊं तो पिछले 1 साल में 3 एक्सप्रेसवे यूपी में उद्घाटन किए गए हैं। उद्घाटन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि 2 का उद्घाटन किया गया है, 1 का शिलान्यास किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने, और अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसके अलावा अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी आधारशिला रखी गई है। टोटल 13 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं यूपी में, जिनमें से 6 कंप्लीट हो गया है, 7 पर काम चल रहा है। आगे देखते हैं, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वोडाफोन आइडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं दोस्तों रविंद्र टक्कर। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज देखा कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ और एमडी बने थे। सीईओ और एमडी कौन बने थे? अक्षय मुंद्रा बने थे। तो अब अक्षय मुंद्रा जब सीईओ और एमडी बने, किसकी जगह पर बने थे? मैंने आपको उस दिन बताया था रविंद्र टक्कर जी की जगह पर बने थे अक्षय मुंद्रा। तो रविंद्र टक्कर जी क्या हुआ, इनको प्रमोट किया गया है चेयरमैन के रूप में। ठीक है ना, तो यानी अक्षय मुंद्रा जो होंगे ये सीईओ एमडी होंगे और रविंद्र टक्कर जो होंगे ये चेयरमैन होंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट। हम लोग बाकी चीजों पर बढ़ते हैं। देखिए VIL जो है ये 2018 में मर्ज हुआ था। ठीक है ना,
और VIL अब नाम इसका पड़ गया है, 2020 में इसका नाम पड़ा VIL। VIL मतलब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो यानी वोडाफोन और आइडिया का विलय कब हुआ था? 2018 में। नाम कब बदला गया? 2020 में। क्लियर है? आगे देखते हैं। 2 अगस्त 2022 को किस सदन ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में 2 अगस्त 2022 को दोस्तों लोकसभा में यानी कि भारत के संसद के निम्न सदन में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है। अब अगर ये राज्यसभा में भी पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, तो एक नया संशोधन विधेयक हम लोग को देखने को मिलेगा। किससे रिलेटेड? वन्य जीव संरक्षण से, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर के। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का, लोकसभा पासेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, अब इसके तहत कुछ अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर के। अब इसमें क्या होगा, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है क्या? सबसे पहले तो 1972 में लाया गया था और इसके तहत क्या हुआ था कि कोई भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र जिससे जहां से पौधे की प्रजाति जीवित या मृत को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है, अगर कोई वन्यजीव क्षेत्र, वन्यजीव अगर संरक्षण अधिनियम के तहत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, वहां पर ना आप कोई पेड़ उखाड़ सकते हो या नष्ट करते हो, ना फिर किसी जानवर को आप कोई हानि पहुंचा सकते हो। ठीक है ना, ये होता है। भारत में टाइगर रिजर्व की बात करें तो 52 है दोस्तों। 53वां बनने वाला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। 52वां रामगढ़ विषधारी बना था राजस्थान में। 106 टोटल नेशनल पार्क है भारत में। ठीक है, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा एक और न्यूज आई थी अभी दोस्तों, भारत सरकार ने नमीबिया के साथ समझौता किया था 70 सालों के बाद वहां से चीता लाने के लिए। चीता जो है ये लास्ट बार 70 साल पहले देखा गया था इंडिया में, और अब 70 सालों के बाद दोबारा से चीता आएगा। अच्छा, लास्ट बार कहां पर देखने को मिला था? छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। ठीक है, अब लाया जाएगा, तो अब जब लाया जाएगा तो इसे मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। ठीक है, कुना में, मध्य प्रदेश के कुना नेशनल पार्क में रखा जाएगा। अच्छा, और ये जो होगा नमीबिया से लाया जाएगा, तो नाम देश याद रखना, देश का नाम नमीबिया से इसे लाया जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखेंगे आप। अगला, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 10 और रामसर साइट घोषित कर दिए गए। इसके बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई? तो दोस्तों 10 और रामसर साइट ऐड करी गई हैं और अब भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 64। कुछ दिन पहले दोस्तों, कुछ दिन पहले ही तक अभी 49 था, कुछ दिन पहले की न्यूज है 5 और ऐड करी गई, 54 हुआ। अब 10 और ऐड कर दी गई हैं, 64 हो गया है। अभी 11 और ऐड करी जाएंगी, टोटल 75 रामसर साइट होने वाली हैं। कब तक? आजादी के अमृत महोत्सव तक, या कहें कि 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि 15 अगस्त 2022 तक भारत में 75 रामसर साइट हो। तो बस खोजने पे बैठ गए हैं मैप लेकर के, देखो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा 11 और रामसर साइट। फिलहाल इस 10 रामसर साइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, आर्टिकल है इंडिया एड्स 10 मोर वेटलैंड designated as रामसर साइट टू मेक टोटल 64। ठीक है, अब टोटल इंडिया में हो गए हैं 64 रामसर साइट। रामसर स्थलों के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। एक्चुअली में दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में एक कॉन्क्लेव हुआ था, और इसके तहत दुनिया भर के जो विश्व के जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण के लेकर के कॉन्क्लेव हुआ था, बातचीत चली थी। और भारत में अगर पूछा जाए सबसे पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया, तो आप बताएंगे चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो कि राजस्थान में है और चिल्का झील उड़ीसा में, आप सब जानते हैं। इसको 1981 में सबसे पहले इन दोनों को मिला था मान्यता रामसर साइट के रूप में। ओके, अभी मैं पूरा आपको लिस्ट तो दिखाने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले जान लो एक बात कि तमिलनाडु में 6,
गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक एक इसमें से शामिल हैं। ठीक है, ये पूरी रही लिस्ट, आप इसको रीड कर सकते हो, पॉज करके वीडियो रीड कर लेना, क्योंकि ऐसे ही पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा और ये पूछा नहीं जाएगा। वैसे आप इसके लिए बिल्कुल वरी मत करो। ठीक है, चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। जैसे आप आजकल शेयर कर रहे हो ऐसे ही शेयर करते रहो दोस्तों। वीडियो को ईमानदारी से देखने के बाद शेयर जरूर कर दिया करो। शेयरिंग इज केयरिंग। आप लोग शेयर करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगले दिन और अच्छा अच्छा टॉपिक लाने का मैं प्रयास किया करूंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड करने का और इनोवेशन करने का। चलिए, फिलहाल कल का दिन का क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछ रखा था। भारतीय इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो बीके सांगयाल जी को कहा जाता है। ठीक है, आर श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हैं। सतीश धवन आप जानते हो अंतरिक्ष में। ठीक है, और भारत कॉमनवेल्थ गेम में कब शामिल हुआ था? 1934 में। 1930 में कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई, 1934 में भारत शामिल हुआ। 1960 में पैरालंपिक की शुरुआत हुई थी, 1968 में पैरालंपिक में भारत शामिल हुआ था। ठीक है, अच्छा, जो डेली मॉर्निंग में दोस्तों क्लास चलती है ना, डेली मॉर्निंग में क्लास चलती है कितने AM पर? मॉर्निंग में क्लास चलती है दोस्तों 9 AM पर। आप सभी का इंतजार रहेगा, 9 AM पर जुड़िए सभी लोग। ठीक है, आज टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर में आज का टॉपिक होगा IPL। तो आज IPL पढ़ाया जाएगा। कल आपको ओलंपिक और पैरालंपिक पूरा अच्छे से पढ़ा दिया गया था। IPL देख करके बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे ये तो मुझे आता है। कुछ नहीं आता है। अगर आप आओगे क्लास में ना तो देखोगे कि IPL से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपका फंस सकता है क्वेश्चन, मतलब आप अटक सकते हैं उसमें। तो जरूर आइए आप 9 बजे आज सुबह। ठीक है, टॉप 10 कमेंटेटर की बात करेंगे जो कल के वीडियो में कमेंट किए थे। RS वालिया, स्वर्णेश्वर कुमार, गौतम तिवारी, प्रवीण त्रिपाठी, अमित कुमार, अमित गौर, प्रभात खींची, शुभांगी त्रिवेदी, महेंद्र हेमब्रोम और खुशी द्विवेदी। क्लियर है? अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चन की जिनको आपको आंसर करना है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? बहुत ही आसान है, आप आंसर कर दीजिए फटाक से। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा है? कोशिश कीजिएगा इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स लिखने की। जो लोग डिटेल्स लिखेंगे वो टॉप 10 में शामिल हो सकते हैं अगले दिन में, जो सबसे पहले और डिटेल के साथ आंसर करेंगे। इस वीडियो की क्विज और PDF आप यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे। ई बुक आ चुकी है जुलाई मंथ की, आप जाकर के ले सकते हो। MCT ऐप पर ही अवेलेबल है। ई बुक सेक्शन में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। ग्रुप डी का बैच है, पेट का बैच है, आप इसे भी ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।